गैरत पे कत्ल नहीं है, गैरत के नाम पे बेगैरती है जो मुआशरे में इतनी खुलेआम नाच रही है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वो स्कॉलर्स किधर हैं। पहले हम कहते थे कि निकाह कर दें, बच्ची की शादी कर दें ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। तो अब मुझे बताएं, अब मैं कहाँ पर इज्जतों को तलाश करूं? एक तो हमें सिखाया नहीं जाता पर्सनल प्रोटेक्शन, क्लोज प्रोटेक्शन, हाउ टू मेक बाउंड्रीज, ये हमारे यहाँ है ही नहीं। मुझे तो अभी कंदील बलोच ही नहीं भूली थी, मुझे तो अभी नूर मुकद्दम नहीं भूली थी, मुझे भी हम्म। सारा इनाम नहीं भूली थी, मुझे भी सना यूसुफ नहीं भूली थी। मतलब जीनत रफीक, जीनत बीबी, एमन उदास, सबा मकसूद, फरजाना, सामिया कंदील, रमशा, हिरा, ये आपको लग रहा है ना कि ये मैं रैंडम ऐसे बता रही हूँ कि अगर आपने किसी बच्ची का नाम रखना है तो ये एक फहरिस्त है हमारे पास। क्या आप किसी को ये बता सकते हैं कि मेरे शोहर ने कल मुझे मारने की धमकी दी है और मैं इसलिए डाइवोर्स लेना चाहती हूँ? कौन मानेगा? आपकी माँ मानेगी? आपकी सास मानेगी? लोग आपको हंस के मजाक उड़ाएंगे कि उसने मजाक में कहा होगा, तुम दिल पे ले रही हो। मतलब सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस पहले से हो रहा था इस केस में, कि वो यहाँ तक पहुंचा कि उसको कत्ल कर दिया गया, और इतने बुरे तरीके से कत्ल कर दिया गया। अब्यूज क्या है किसी ने हमें बताया नहीं है। अभी तो हम गुड और बैड टच के हवाले से इतने डाउट्स का शिकार हैं कि हमने बच्चों को कैसे बताना है। मुझे ये लगता है कि प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आवाज उठानी चाहिए कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के बगैर कोई शादी नहीं होनी चाहिए। और पहले हम्म। थप्पड़ पे जेल हो जाए। ये जब हम्म। जेलें हुआ करेंगी ना, पहली अब्यूज पर, पहली पहली गाली पर, पहले ऊंचा चिल्लाने पर, तो फिर ये केसेस रुकेंगे। माँ बहन गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती, तभी हम ये हम्म। समझ सकेंगे कि वो भी एक ह्यूमन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मजाक शुरू होता है वो माँ बहन के मजाक के अलावा हमें हंसी नहीं आती। गांव से हम्म। लेकर शहर तक की हर औरत को पता होना चाहिए कि ये जो गाली, ये जो मजाक है, ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग है और इस पर वो हम्म। रिपोर्ट कर सकती है। पाकिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल की खबरें एक बार फिर से हेडलाइंस में आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इन नंबरों के पीछे खानदान है, लोग हैं, और एक निजाम है जो इन केसेस को निपटाता है, और एक निजाम है जो इन केसेस को हैंडल करता है। आ, आज हम बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, एदाद शुमार की, केस हैंडलिंग की, और ये सवाल जो बहुत अहम सवाल है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ, और मुझे आज ज्वाइन कर रही हैं दुआ मिर्जा, जियो की रिपोर्टर हैं, और ऐसे जो खास सेंसिटिव केसेस होते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही हैं, और ऑनर किलिंग्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं। वेलकम टू द शो दुआ। थैंक यू सो मच मेहनाज साहिबा, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को बड़ा एथिकली कवर भी करती हैं और डिस्कशन में भी लाती हैं। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। दुआ, आपने जो आज एक लिस्ट अपनी फेसबुक पे डाली है उसमें तकरीबन 38 केसेस हैं बिल्कुल। ऑनर किलिंग्स के। हम शुरू करते हैं आज जो आजकल में जो एक दो तीन केसेस हुए हैं, हिना जरीफ, आयशा गुलामीना, और हिना जरीफ के। जावेद। तो हम शुरू करते हैं बात जो आजकल के केसेस हैं हिना जरीफ, आयशा गुलामीना, और हिना जावेद के। तो हम्म। ये सेंटर है, सिटी है, ये देहात नहीं है। इसको हम ब्रश साइड नहीं कर। तो आप क्या देख रही हैं? आप बिल्कुल। इसकी रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, आप इसको देख भी रही हैं। अब आपकी क्या इसके ऊपर फीडबैक है? जी मेहनाज, थैंक यू सो मच अगेन। देखें, ये जो तीन वाकयात हैं, ये एक हफ्ते में होने वाले तीन वाकयात हैं, और मैं ये इस तरह से देखती हूँ कि ये तीन कत्ल की वारदातें नहीं है, बल्कि ये एक सोसाइटी का माइंडसेट है जो ये चीख चीख कर बताता है कि अब आपका महरम मर्द जो रिश्ता है ना, वो भी आपका महफूज नहीं है। यानी महरम मर्द रिश्ते में आप गैर महफूज हैं। जैसे आपने जिक्र किया हिना जरीफ, तो उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई, उसने अपनी मर्जी से खुला ली, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आपने लाजमी तौर पर देखी होगी, जिसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि उसके माँ बाप उसको यकीन दिला रहे हैं ना, माँ बाप से ज्यादा तो आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि आप आराम से हमारे साथ चलें और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। एंड व्हेन शी अग्रीज और वो वापस जाती है तो उसको ब्रूटली मर्डर किया जाता है, उसके अपने ही घर में, उसके अपने भाई और बाप की तरफ से। हिना जावेद जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, हम्म। वो अपने शोहर के साथ महफूज नहीं थी, और जिस तरह ब्रूटली उसकी लाश, कि मैं तो वो दोबारा अक्सबंदी भी नहीं करना चाहती कि शॉवर के साथ जैसे तार के साथ लटकी हुई थी और हाथ बंधे हुए थे, ऐसे तो जानवरों को भी कोई ज़िबा नहीं करता, उसमें भी कोई एथिक्स होते हैं।
फिर जिस टिकटॉकर का जिक्र करके हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो टिकटॉकर है, जरूर उसने कुछ किया होगा, और इन तीनों केसेस में हम बार बार ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब जब मैं लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना, तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं खुद हाफिज कुरान हूँ। लोग कुरान की आयतें इतने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इन केसेस में कि लाजमी तौर पर इन्होंने बेपर्दगी की होगी, कोई तो ऐसा काम किया होगा। लाइक हम अभी भी वुमेन एनवायरनमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन राइट्स की तो क्या ही बात करनी है, अभी हम ह्यूमन राइट्स में ही कितने निचले दर्जे पर हैं कि अभी हम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं उन लाशों की जो बिल्कुल वाजे है, ऑन द सरफेस है कि कितना ब्रूटली उनको मर्डर किया गया, और उन रिश्तों ने किया जहां पर हम प्रोटेक्शन, शेल्टर, शादी भी इसलिए की जाती है ना, और आप बाहर अपने आप को गैर महफूज फील करते हैं ना। 18 माह की बच्ची का रेप होता है, 9 माह की बच्ची का रेप होता है, लेकिन जब वो घर जाती है तो वो कहती है कि यार मैं यहाँ पर सेफ हूँ। लेकिन अगर उसका भाई बाप उसको कत्ल कर दे, एग्जैक्टली आयशा के केस में भी ऐसा हुआ है कि उसके बाप ने उसको कत्ल किया है गैरत के नाम पर। ये गैरत पे कत्ल नहीं है, ये गैरत के नाम पे बेगैरती है जो मुआशरे में इतनी खुलेआम नाच रही है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वो स्कॉलर्स किधर हैं जो कि हमें दीन बताते हैं, वो क्यों नहीं हमें मियां रवि बताते। वो जब ये बताते हैं कि दोजक है, वो क्यों नहीं बताते कि अल्लाह ने औरत के कितने हकूक रखे हैं। जितना आपको इस्लाम या हमारा मजहब दीन प्रोटेक्ट करता है औरत को, उसको मोहब्बत में रखने का और उसे प्रोटेक्शन में रखने का मर्द को कहते हैं, वो सारे अहकाम किधर हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम कहते थे कि निकाह कर दें, बच्ची की शादी कर दें ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। तो अब मुझे बताएं, अब मैं कहाँ पर इज्जतों को तलाश करूं, मैं कहाँ अपनी चादर छुपाऊं, कैसे मैं किसी को बताऊं कि कौन सी बच्ची कहाँ महफूज है। वो अपनी माँ की आगोश में महफूज नहीं है, वो अपने बाप के साय में महफूज नहीं है, वो अपने शोहर के कमरे में महफूज नहीं है। लेकिन स्टिल वी आर एडवोकेटिंग ऑन दिस कि शायद खातून ने कुछ किया होगा। तो अब अगर हम्म भाई शादी भी नहीं, घर में भी नहीं रह सकती, फिर उसको तो वो सही है ना फिर कि जिंदा दरगोर कर दें, जैसे ही पैदा हो तो मार दें। हम्म। दुआ बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। ये जो हिना जावेद का केस है अभी, और वो बड़े एक पॉश होटल में उनकी दावत वलीमा और बिल्कुल। शादी होती है, और वो पार्लियामेंट में काम कर रही होती है उससे पहले, और उम्र भी है, मतलब शी इज नॉट यंग गर्ल, यस। शी इज अ एग्जैक्टली। मेच्योर वर्किंग वुमन। और वो जो उसका खावंद है वो भी उस तरह से है, मतलब और एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा है। बिल्कुल। और तो मतलब ये कि क्या ये सब चीजें, मतलब एनी वन एनीवेयर कैन डू दैट? अच्छा, इस हवाले से ना देखें, हमें बहुत सारा कहा जाता है और अभी भी एक डिबेट शुरू हो चुकी है और अभी जोर पकड़ेगी कि रेड फ्लैग्स को मॉनिटर करें, आप उसका बैकग्राउंड देखें। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि प्रैक्टिकल ये मुमकिन नहीं है। खातून ज्यादा इमोशनल होती है, वो हर चीज को ना उस तरह से, एक तो हमें सिखाया नहीं जाता पर्सनल प्रोटेक्शन, क्लोज प्रोटेक्शन, हाउ टू मेक बाउंड्रीज, ये हमारे यहाँ है ही नहीं। क्योंकि खातून जो होती है वो इतने एग्जॉस्ट माहौल से, पहले यूनिवर्सिटी में कैसे वो जाती है, पढ़ती है, फिर जॉब ढूंढती है, जॉब की हरासमेंट से बचती है, मोहल्ले से गुजरती है, रिश्तेदारों की बातों से बचती है, और फाइनली जब उसको शोहर के पास प्रोटेक्शन फील आती है ना, ये बाप भाई के पास प्रोटेक्शन लगती है कि ये उसकी सेफ स्पेस है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका सिक्योरिटी माइंडसेट इतना होता होगा कि वो तलाश करे कि अगर अच्छा, अगर मेरे शोहर ने कभी शुगल में ससुराल में बैठ के कभी ये कहा था कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, तो वो उसको इतना सीरियस ले। और हमारे मुआशरे में इसकी इतनी स्पेस भी नहीं है। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान की पहली मेंटल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों के साइकोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, और जो ओवरऑल साइकेट्रिस्ट हैं वो सिर्फ 1,000 हैं। और आप आबादी के तनासुब से देखें तो ये इंतहाई कम फिगर है हमारे पास। तो हमारे पास तो देखें, अभी तो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, इस हवाले से अभी तो कोई हमारे पास ना तो डेफिनेशन है, ना हमारी सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस है। अगर इसको हम डेंगू या मलेरिया की तरह ट्रीट करेंगे तभी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो अभी कंदील बलोच ही नहीं भूली थी, मुझे तो अभी नूर मुकद्दम नहीं भूली थी, मुझे भी हम्म सारा इनाम नहीं भूली थी, मुझे भी सना यूसुफ नहीं भूली थी, मतलब जीनत रफीक, जीनत बीबी, एमन उदास, सबा मकसूद, फरजाना, सामिया कंदील, रमशा, हिरा। ये आपको लग रहा है ना कि ये मैं रेंडम ऐसे बता रही हूँ कि अगर आपने किसी बच्ची का नाम रखना है तो ये एक फहरिस्त है हमारे पास।
40 खवातीन की, लेकिन ये 40 डेड बॉडीज नहीं है, 40 सानहे हैं, 40 माइंड सेट हैं। और ये तो वो है ना जो मीडिया पे आए, मेन स्ट्रीम में हमने डिस्कस किया। बहुत सारी ऐसी और खवातीन जिनका मर्डर हो जाता होगा, उनको दफना दिया जाता होगा गांव देहातों में। ये तमाम वो लोग हैं जिस खातून को भी अपने राइट का पता है और जिस मर्द का भी एक्सपोजर है। दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। और नूर मुकद्दम वाले केस में हमने बहुत शोर मचाया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो एग्जैक्टली उसी हफ्ते में सारा इनाम वाला केस हुआ था जब बात तब से हाँ। उसकी लाश मिली थी। फिर सरा यूसुफ का केस भी हमने सबने मॉनिटर किया है। लेकिन आप देखें ना, चेंज नहीं आता। उसकी रीजन क्या है कि आपको बहुत सारी वीडियोस तो मिल जाएंगी कि नार्सिसिज्म क्या है, नार्सिसिस्ट कौन होता है। बट मुझे बताएं कि क्या रियल टाइम में आप इन चीजों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं? क्या आप सेटअप से फौरन निकल सकते हैं? क्या आप किसी को ये बता सकते हैं कि मेरे शोहर ने कल मुझे मारने की धमकी दी है और मैं इसलिए डाइवोर्स लेना चाहती हूँ? कौन मानेगा? आपकी माँ मानेगी? आपकी सास मानेगी? लोग आपको हंस के मजाक उड़ाएंगे कि उसने मजाक में कहा होगा, तुम दिल पे ले रही हो। तो मुझे ये लगता है कि शादी से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट गवर्नमेंट को लाजमी करार देना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, मर्द की भी औरत की भी, क्योंकि ये डिजिटल एज है, इसमें बहुत सारे प्रेशर्स हैं दोनों के ऊपर। अगर तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करे तब शादियां होनी चाहिए। और हम्म। एबनॉर्मल, अब देखें ना, एक और बड़ा मसला मेनाज ये है, हम बहुत आसानी से कहते हैं ना कि थेरेपी ले लें। अब किसी डब्बे में डाल के तो थेरेपी नहीं शोहर को दे देनी ना। वो एक जीता जागता इंसान है, आपने एक टैबू को भी वो करना है। लेकिन दूसरा मसला अफोर्डेबिलिटी का है। मुझे डिस्पेंसरी से 50 रुपए की दवाई तो मिल जाएगी बुखार की, लेकिन वो थेरेपी जिसके 20 सेशन होने और पर सेशन कम से कम 10,000 रुपए का है, कंसल्टेशन 5,000 रुपए की है। आप इन्फ्लेशन देख लें, आप मैक्सिमम 90% लोगों को देख लें, कैसे अफोर्ड करेंगे आप थेरेपी? तो यहाँ पर मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगी। देखिए, अ, एक दो बातें थेरेपी की आप बात कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि मर्द की पाकिस्तान में अना इतनी बड़ी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि उसके साथ कुछ गलत बिल्कुल। है। उसका हक है कि यस। वो चीखे, वो थप्पड़ मारे, वो ठुड्डे मारे, वो आपके ऊपर गर्म पानी गिराए और आपको सुबह से शाम तक गालियां दे। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि औरतें इतने प्रेशर में रह कैसे सकती हैं। दूसरी बिल्कुल। बात यह है कि वो थेरेपी लेने को तैयार ही नहीं है। वो तो औरत हम्म। को कहेंगे तुम पागल हो, मैं तुम्हें पागल खाने बंद करके आता हूँ। अब हिना जावेद के जो केस है उसमें यह है कि ये जो उम्र बताई जा रही है मीडिया के ऊपर कि ये 45 साल की थी, and she was very independent, she was earning and हम्म। she was, तो मतलब why, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप की तरफ से कितनी मजबूरी होगी। देखिए, आई एम सॉरी, मैं उनसे माफी मांगती हूँ अगर हम्म। मैं गलत बयानी कर रही हूँ, लेकिन मैं एक मफरूजा कर रही हूँ कि मतलब वो अपने आप को शायद कितना मजबूर समझती होगी कि आई कांट गो बैक। मतलब सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस पहले से हो रहा था इस केस में, कि वो यहाँ तक पहुंचा कि उसको कत्ल कर दिया गया और इतने बुरे तरीके से कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ तो ये कि हम्म। मर्द तो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मर्जी बिल्कुल। हम कर लें, जो मर्जी हम कर लें, लेकिन मुझे बताओ आप दुआ कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। बिल्स भी आ गए, हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी बिल आ गया, पंजाब में भी आ गया। लेकिन ये है कि किस तरीके से हम इसको तब्दील कर सकते हैं। अच्छा देखें, मैंने अभी ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था पिछले हफ्ते। आपको याद होगा कि जब अदालत ने एक रिमार्क से कि क्या आपकी बीवी कमांडो है। वो केस ये था कि एक ऑफिसर थे और ही वाज फ्रॉम सम आर्म्ड बैकग्राउंड और उनकी बीवी उनको मारती थी और इसका केस था ये। वो पीएचडी थी। सारे हंसे थे ना उसमें, मुझे भी हंसी आई होगी। तो बात यह है कि अभी तक हम एजुकेटेड सेंसिटाइज तमाम लोग, वकील भी हंस रही थी, जज साहब को भी हंसी आ गई, सारों ने कह के लगाए, मुझे भी हंसी आई रिपोर्ट करते हुए कि उन्होंने कहा कि ये कमांडो थोड़ी है जो आपसे कंट्रोल नहीं हुई। तो अभी तक हम एक्चुअली अब्यूज को अब्यूज समझ नहीं रहे। अब्यूज क्या है किसी ने हमें बताया नहीं है। अभी तो हम गुड और बैड टच के हवाले से इतने डाउट्स का शिकार हैं कि हमने बच्चों को कैसे बताना है। वो बच्ची जिसकी परवरिश हुई ना, आई एम 29 ईयर्स ऑफ एज, और हम्म। मेरा बड़ा ऑनेस्ट कन्फेशन है, मैं आपको बता नहीं सकती कि सोसाइटी में मुझ पर कितना प्रेशर है कि आई एम नॉट मैरिड येट। मतलब आई हम्म। हैव टू फील द हम्म। प्रेशर एवरी अदर डे कि शायद यार मुझ में कोई कमी है कि नोबडी इज गोइंग टू मैरी विद मी। हम्म। और मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ टू टू मैरी। मतलब मैं, मेरा कोई हार्ड माइंडसेट नहीं है कि मुझे इस तरह का कोई बंदा चाहिए। और जो लड़की शादी कर लेती है फिर उसको ये होता है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि माँ बाप के अगर घर जाएगी, माँ बाप तो मर जाएंगे, भाई तो नहीं रखेगा।
अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तब भी तो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तब भी तो वो जहां जा रही है उसको लेबलाइज किया जा रहा है, शी इज डाइवोर्स्ड, शी इज सिंगल मदर, शी इज गोइंग फला फला, इसने तो जरूर ये रास्ता इख्तियार किया होगा। तो हमारे पास पहले से स्टोरीज और स्क्रिप्ट तो तैयार होता है। तो मुझे हम्म बताएं कि खातून के लिए कोई सेफ हेवन कौन सा है? ना उसका अपना घर है, ना उसका अपना ससुराल है, ना उसका दफ्तर है, ना उसकी कोई और चीज है। फिर वो जब बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, फिर आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक केस स्टडी के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर हमें वो सामिया हिजाब के तौर पर नजर आती है, फिर वो हमें मिनाहिल मलिक के तौर पर बागी नजर आती है, जो सारी फिर लिमिट्स क्रॉस कर जाती है। लेकिन जब कंदील बलोच ने ऐसा किया था, शी वॉज बींग मर्डर। तो देर इज नॉट अ सिंगल वे जिसमें हम ये कह सकें कि खातून रेजिस्टेंस करे या ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन को सिक्योरिटी माइंडसेट सिखाने की बहुत जरूरत है, लेकिन मसला हाँ। अगेन वही है कि सीरियस कौन लेगा। मुझे आज अगर कोई भी, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई भाई, मेरा अगर मेरा भाई मुझे कहे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तो मेरी अम्मा भी शायद उस पर हंसेंगी, मैं भी कहूंगी चलो चलो ऐसा ना करो। लेकिन क्या पता कि अगले हफ्ते वाकई मेरा मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि अब एबनॉर्मल पैटर्न्स और बिहेवियर्स और वो साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस कौन समझेगा। कितने हम्म। आराम से हम कहते हैं ना, हम सेल्फ डिफेंस के तौर पर लेते हैं, यार वो मर्द परेशान होगा, उसकी जॉब में कोई मसला चल रहा होगा इसलिए उसने बीवी को आके मार दिया, और बीवी वो मनाता भी नहीं है, फिर बीवी 2 दिन बाद खुद जाके माफी मांगती है जस्ट टू मेक पीस एट होम, बच्चों पर बुरा हम्म। असर ना पड़े, ससुराल में मजीद बात ना हो, प्लीज मेरे घर कोई बात ना कर देना। और अगर वो ब्लंट भी है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि शी वॉज अर्निंग हर सेल्फ, हमने ये जितनी भी खवातीन का हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं अभी, और उनको हम्म। सोसाइटी का एक्सपोजर है, उनको उठना बैठना आता है, उनको मर्दों से इंटरेक्ट करना आता है। एंड अगेन वो इसका शिकार इसलिए होती हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक खातून है, अल्लाह ताला ने ना खातून को बड़ा खूबसूरत बनाया। वो हम्म। बहुत इमोशनल हो जाती है, वो फैसले करते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल रखती है, वो मान जाती है, वो दोबारा कम बैक कर लेती है जिंदगी में, वो जिंदगी हर दिन दोबारा शुरू कर लेती है, क्योंकि बचपन से उसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, वो हमेशा कुर्बानी देती हुई आई है। तो उसको ये समझ नहीं आता कि कॉम्प्रोमाइज कौन सा है और लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट कौन सा है। अब अच्छा ये दुआ, कौन कमिंग बैक, समझाएगा? हाँ, कमिंग बैक टू योर रोल एज एज अ रिपोर्टर, क्या आपको हम्म। लगता है कि मीडिया कवरेज से ऐसे केसेस की हेल्प होती है? कोई मतलब पुलिस पे कोई प्रेशर पड़ता है, कोई नतीजा निकलता है? ये जो 3 केसेस हम अभी बात कर रहे हैं, इन पे आपको कोई लग रहा है कि कोई पेशरफ्त होगी, या कोई आपको अब आपने पार्लियामेंट जाना है जैसे इस वक्त, तो पार्लियामेंट में कोई बातचीत हो रही है, कोई पार्लियामेंट की तरफ से पुश नजर आता है आपको? एग्जैक्टली अभी आशा भुट्टो ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मतलब इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, मीडिया कवरेज भी अगेन, जब चूंकि बीइंग क्राइम रिपोर्टर माई सेल्फ, इट्स बीन लाइक 10 लॉन्ग ईयर्स डूइंग द क्राइम बीट, मैंने ये देखा है कि अगर आप एथिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो, कंसेंट ले रहे हो फैमिली से और उसके बाद बात कर रहे हो, तो केस बहुत स्मूथ चलता है और उसका अच्छा खासा प्रेशर आता है। नूर मुकद्दम के केस में हमने देखा था कि इस तरह हुआ था, हाँ। हिना के केस में, इसलिए हमें अब हिना जरीफ का केस आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, हालांकि वो ज्यादा ब्रूटल है कि उसके मतलब बाप ने उसको कमिट करके घर लेके गया और उसके बाद शी वॉज बींग मर्डर्ड। हाँ, कम आयशा नजर का केस आया। ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, आयशा के केस भी मसला ये हुआ कि हिना जावेद के जो कजन हैं, सबा जो उनकी कजन है, उनकी फैमिली बहुत ब्लंटली बात कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या फैमिली उस केस को परसू करना चाहती है, और क्या वो इतनी करेज रखती है कि वो साथ साथ, क्योंकि देखें ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि तकरीबन 15-20 रिपोर्टर्स आपके घर आ रहे हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं, आप ट्रॉमा हैंडल कर रहे हैं, आप वैसे ही पेन में हैं और आप बार बार ग्रीफ बता रहे हैं, फिर आप पूरी स्टोरी बता रहे हैं, फिर आप पुलिस का जो प्रेशर आ रहा है कि आप मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसको भी आप टैकल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वर्सा और लवाहिकीन कितना साथ देते हैं और वो कितना ब्लंटली इसको परसू करना चाहते हैं टू सीक जस्टिस। लेकिन मुझे बताएं कि क्या जस्टिस मिलने से सारी गिरफ्तारियां फॉर इंस्टेंस हो जाती हैं? अभी भी उसके जो सुसर है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे बिकॉज ही इज ऑन अ बिगर पावर पोजीशन। देखें ये लेजिस्लेशन बना दी जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, और प्लस इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं के होता। डिजिटल एज में जैसे मैंने आपको कहा कि शादी करने से पहले, अब ये जेनजी है या इससे पहले वाली जो जनरेशन है वो जरा मुख्तलिफ है। पहले बहुत सारे लोग आपस में पड़ जाते थे ना, पहले प्रेशर्स होते थे, बरादरियों के प्रेशर होते थे कि अगर कोई बदतमीजी भी कर दी, कोई अब्यूज किया तो शर्मिंदगी होगी, पूरे जिरगे बैठते थे, दोनों फैमिलीज के बड़े होते थे।
अब ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब फैमिलीज उस तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हैं और लड़कियों कहती हैं कि बस तुमने निभाना है। बेशक पहले भी ऐसे होता था, लेकिन बड़ों का डर होता था। तो अब मुझे ये लगता है कि प्रोफाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आवाज उठानी चाहिए कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के बगैर कोई शादी नहीं होनी चाहिए, निकाह रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए जब तक ये पता ना चले कि उसके पास ट्रॉमास क्या है। और उसकी जैसे हिना जावेद के केस में जो उनकी पहले शादी खत्म हुई है, जिस औरत ने खुला ली है, वो डोमेस्टिक अब्यूज के तौर पर ली थी, और उसके हम्म बाद सेकंड मैरिज अगेन होती है। यानी हम बैकग्राउंड चेक ही नहीं करते, हम ये देखते हैं लड़का करप्ट तो नहीं है, सिगरेट तो नहीं पीता, नशा तो नहीं करता। हम ये चेक नहीं करते कि क्या वो डोमेस्टिक अब्यूज तो नहीं करता, क्या वो गाली तो नहीं निकालता, क्या वो किसी डायमेंशिया, शिजोफ्रेनिया या नार्सिज्म का शिकार तो नहीं है। क्योंकि इस हवाले से हमें अवेयरनेस नहीं है। मेंटल हम्म हेल्थ पैटर्न से पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है। तो जब तक हम्म हम अपने बैकग्राउंड चेक में रिश्तों में ये देखेंगे ना, और वेल्थ और इन तमाम चीजों को जरा सेकंड उस पर रखेंगे। लेकिन लड़की कमा रही थी ना, अगर उसकी फॉर इंस्टेंस आज हम उसकी जान बचाने को कहते हैं कि शादी ना हुई होती, तो कोई कोहराम तो ना आ जाता। शी वॉज हम्म लिविंग ऑन हर ओन। उसके पास इतने पैसे थे कि वो किसी पे बोझ तो ना बनती, अपने पैसा खुद कमा रही थी। लेकिन आपको कंपेनियनशिप भी चाहिए होती है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो जब आई ये थिंक सिस्टम पूरा चलना है, जब शादी से इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ना जो बिल्कुल लाजिम हो, मजलूम हो, और पहले हम्म थप्पड़ पे जेल हो जाए। ये जब हम्म जेलें हुआ करेंगी ना, पहली अब्यूज पर, पहली पहली गाली पर, पहले ऊंचा चिल्लाने पर, तो फिर ये केसेस रुकेंगे। वरना ऐसे ही हम्म खवातीन मरती रहेंगी। क्या होता है, हम एक डेटा ही है ना, हर डेटाबेस में एंटर करते हैं और 500 केसेस और बढ़ा देते हैं, 100 केसेस और बढ़ा देते हैं, और फिर कहते हैं बस इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, तो हिना बताइए कि हुकूमत का इसमें क्या रोल बनता है, पुलिस का क्या रोल बनता है, और मर्दों का, क्योंकि हम्म ज्यादातर बोलती हैं तो खवातीन बोलती हैं, रिपोर्टर्स होती हैं तो खवातीन होती है। लेकिन मैंने देखा हम्म है कि जो एंकर्स वगैरह हैं, वो जैसे शाहजेब खानजादा इस वक्त एक केस चल रहा है कराची में, उसके ऊपर काफी बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। तो वो जो है, हम्म आपके ख्याल में क्या, मतलब क्या रोल हो सकता है, किस हद तक रोल हो सकता है, और सोसाइटी का क्या रोल हो सकता महनाज, आपने स्टेक होल्डर्स की बात की, तो सबसे पहले आपने हुकूमत की बात की। तो देखें, कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमेशा। अगर हम तजावुजात हटाने के लिए पीरा फोर्स बना सकते हैं और फिर लाहौर के इचरा बाजार से पिंडी के राजा बाजार को बिल्कुल क्लीन एंड स्वीप करके ऐसा दिखा सकते हैं कि वाओ इट लुक्स लाइक पेरिस, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि ये नेशनल इमरजेंसी है? अब इतना बड़ा फिगर है। अभी तो ये हिना जावेद के केस का भला हो कि दोबारा डिबेट शुरू हुई है, तो एक हफ्ते में आपको पता चला कि 3 केसेस हो गए हैं। आप देखें, कोई हर क्राइम पैरेलल हो रहा होता है, लेकिन जिस तरफ तवज्जो जाती है तो पता चलता है कि तय दर तय अब वो केसेस मजीद आ रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली हो रहे हैं, लेकिन वो जरा एहतियात के साथ रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज बल्क बहुत है, 24 घंटे का टीवी है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी डोमेन्स हैं, है? तो उसमें ये जो खातून वाला फैक्टर है, ये जरा पीछे रह जाता है। दूसरी बात ये है कि जहां पर कड़े वाली बात हुई थी, लेजिस्लेशन बनी थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा उसको एक कड़ा पहना दिया जाएगा, तो तब हमने बड़ा मजाक उड़ाया था एज अ सोसाइटी, तमाम लोग हंसे थे, लोग एक जोक में एक दूसरे को ये कहा करते थे। तो जब तक हमारी ड्राइंग रूम टॉक्स, कैफे में बैठे हुए चाय पर जो बातें हैं, वो जब खवातीन के मुतालिक जोक्स को गाली बना के तेरी माँ की और तेरी बहन की, जब ये वाली बातें खत्म होगी ना, और सोसाइटी सेंसिटिव होगी कि माँ बहन गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती, तभी हम ये हम्म समझ सकेंगे कि वो भी एक ह्यूमन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मजाक शुरू होता है, वो माँ बहन के मजाक के अलावा हमें हंसी नहीं आती। हमारे थिएटर के जोक से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर, जोक्स में ही जब खवातीन है उनको मारना, पड़ मारना ही जब जोक है, तो इट हैपेंस। हालांकि हम ये जरूर कहते हैं कि वो फलां बंदा है, वो अपनी बीवी से बहुत डरता है, वो बड़ी डांडी है, लेकिन वो उसको मार भी रहा होता है। बाहर उसने रेप्यूट ऐसी बनाई होती है कि हाँ, बंदा बहुत डरता है। ये ठीक है, मजाक बड़ा तो चल रहा वो होता है। मार भी खा रही होती है बेचारी घर पे। तो ये नेशनल इमरजेंसी है, इस पर ऐसी कोई डेडिकेटेड फोर्सेस बननी चाहिए जो फौरन, एक कॉल हो, 15 से भी ज्यादा एक्टिव कॉल हो, जैसे ही एक थप्पड़ पड़े, एक गाली हो, एक मजाक हो, फौरन उसको जेल लेके जाया जाए। बल्कि जेल ना लेके जाया जाए, रिहैब सेंटर्स बनने चाहिए, जहां पर उसको 15 दिन रखा जाए और डिक्लेयर किया जाए कि वो मेंटली अनस्टेबल है और वो इस तरह के जोक्स करता है, और उसकी प्रोफाइलिंग हो, और जब वो सेहतमंद हो फिर वो घर की तरफ वापस आए, उसकी तनख्वाह भी कटे जितने दिन वो वहां पर रहे। क्योंकि अब तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है ना खातून,
अब तो दोनों लोग कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो डोमिनेंस थी, वो जो थप्पड़ था कि मैं कमा के घर ला रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, अब खातून कमा के भी ला रही है, वो घर आके बर्तन भी धो रही है, वो आपके बच्चों की तरबियत भी कर रही है, वो आपके माँ बाप का ख्याल भी रख रही है, तो इसका मतलब है कि उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। वो गाली क्यों बर्दाश्त करे? वो भी एक आपकी हम्म, तरह की इंसान है। बिल्कुल। दूसरा, जहां पर आपने पुलिस की बात की, तो देखें पुलिस ये कहती है कि पुलिस के यहाँ ना इकदाम कत्ल कोई पर्चा नहीं, उनका पर्चा होता है लेकिन वो तभी सीरियस लेती है जब कत्ल हो जाता है। हम्म। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ऐसी कॉल जाए, 15 की जाए, खवातीन को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो कॉल करें, पुलिस को रिपोर्ट करें। अब तो जेंडर प्रोटेक्शन सेल्स हैं, बिल्कुल बेकार पड़े हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसको एक्टिव करें ना, इतना कि इस चीज पर नो टॉलरेंस हो। हम्म। और इस चीज को पूरे गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह मॉनिटर किया जाए कि केसेस के हवाले से उन खवातीन को प्राइवेसी दी जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको ये कहा जाए कि आप अपने घर में सेफ रहेंगी, और वहां के मर्दों को जरा डर हो इस बात का कि वो रिपोर्ट हो जाएंगे। हम्म। तो ये नेम बिल्कुल एंड सही। शेम करना पड़ेगा हमें, छोटी छोटी बातों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट करने से क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि पता है परसू ही नहीं होगा, क्योंकि पता है हम्म। कि बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये पता है कि उसके बाद कौन थाने कचहरियों का चक्कर लगाता फिरेगा, कौन पुलिस ऑफिसर की बातें सुनता फिरेगा। तो जेंडर और प्रोटेक्शन यूनिट्स को इसमें बहुत इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। और जो लॉयर्स हैं, जो फीमेल एक्टिविस्ट हैं, उनको फ्रंट लाइन पे आकर, साइकोलॉजिस्ट को आकर अपने आप को वॉलंटियर करना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ कैंपेन्स होनी चाहिए जिसमें इंडिकेटर्स बताए जाने चाहिए मर्दों को भी और खवातीन को भी कि ये इंडिकेटर है जिस पे आपने टॉलरेट नहीं करना। जब तक हम्म। डायग्नोसिस ही नहीं पता होगा, जब तक ये पता ही नहीं होगा बीमारी है क्या, तो उसका इलाज मुमकिन नहीं ना। गांव से हम्म। लेकर शहर तक की हर औरत को पता होना चाहिए कि ये जो गाली, ये जो मजाक है, ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग है, और इस पर वो हम्म। रिपोर्ट कर सकती है। पूरा हम्म। मैनुअल एसओपीज बननी चाहिए। और आई थिंक कि अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। नाउ इट शुड बी इनफ टू डील विद। और आई थिंक यस। सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर आकर इसको सीरियस लेना पड़ेगा, वरना हम जितनी भी बात कर लें, जितने भी कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस हो जाएं, जितनी भी जेंडर बेस्ड स्टडीज हो जाएं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं दुआ, कि जो कैंपेन है जो मैंने बात की कि ये सोसाइटी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो ये होगा कि ये जो जनरेशन है हमारी, जेन जी कह लें, नौजवान कह लें, जो सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल। कैसे इस कैंपेन में एब्जॉर्ब किया जाए? वी डोंट नीड people who are not going to do anything, who are just going to sit in drawing rooms. तो ये बताएं कि ये हम्म इस चीज को हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, इसको कैसे बुरा कहा जा सकता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, माइंडसेट बनाने के लिए ना आपको कैंपेन्स ऐसी चाहिए होती हैं जो इनडायरेक्टली आप पर असरअंदाज हो। मैं आपको कहूँ कि ये बुरा है तो आपको कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन कोई ऐसा एक मोमेंट होगा, कोई ऐसी एक बात होगी जो आपके दिल में कभी रह जाएगी ना। जैसे शायद कोई एक वाकया ऐसा होता है जो आपके जहन में कभी रह जाता है। तो आई थिंक उसको बड़ा डिजाइन करने का एक मेथड हो सकता है, उसको क्रिएटिवली करने का एक तरीकाकार हो सकता है। इसमें मुझे एक बात पर ना बड़ा हंसी भी आती है और मुझे बड़ा बुरा भी लगता है कि जब हम नेशनल डेज होते हैं ना, और जब कोई हम्म। ईद होती है या कोई भी चीज होती है, जब टीवी शोज में बुलाया जाता है ना, मुझे भी लोग इनवाइट करते हैं ना, तो मैं उन उन एंकर से लाजमी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि यार कितनी ज्यादती है ना। आप मुझसे पूछती हैं कि आप अपनी कहानी सुनाएं, अच्छा तो आपने पहली दफा ये क्या किया था, अब मतलब अब आप अगर किसी लॉयर को बुला रहे हैं, अब मैं क्राइम रिपोर्टर हूं ना, आप मुझे बुला रहे हैं ना, तो आप मुझसे ये पूछें कि कौन सा सिक्योरिटी माइंडसेट हो सकता है जिसमें खवातीन अपने आप को बेहतर फील कर सकती हैं। कौन सी ऐसी कवानीन है या कौन सी ऐसी एफआईआर है। मतलब एक्सपर्ट को जब आप बुलाते हैं, उसकी जर्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो हैंड्स ऑन नॉलेज है, उसके बारे में आप टॉपिक पे बात करें। आप किसी बॉक्सर को बुलाते हैं तो उससे आप पूछें कि क्या ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, और अगर कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप फौरन रिपोर्ट कर सकें और अपने आप को महफूज भी बना सकें। इस तरह की डिबेट शुरू होने की बहुत जरूरत है। कोई सिंगर होता है, आप उसको बुलाते हैं, आप उससे उसके सेट के बारे में पूछें कि क्या कभी उसने हरासमेंट को किस तरह फेस किया, और अगर किया तो कोप अप मैकेनिज्म क्या लिया, क्या उसने कभी ऐसी ट्रेनिंग ली। आपको हम्म। हैरानी होगी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पर्सनल प्रोटेक्शन ना पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है।
हम क्या हम्म। करते हैं, वो एक डेकोरेटेड रूम में वो 21 टेक्निक है सेल्फ डिफेंस की, वो सिखा देते हैं। कोई कराटे करता है, किसी की जान पे आई हो तो क्या उसको याद रहता है कि मुक्का किस रिब पे मारना है और लॉक कैसे करना है? आप सिक्योरिटी अच्छा। माइंडसेट ही नहीं सिखाते, आप एक्सपर्ट को बुलाते हैं और आप अपना घंटा जाया करते हैं। पॉडकास्ट में आप बैठते हैं तो आप बताते हैं एक दिन मैं फलां जगह जा रहा था तो उस दिन मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई। आप उस बंदे का टैलेंट जाया करें ना, आप वो घंटा जाया करें। और जो आपका व्यूअर है, जो अपनी रील में वो शॉर्ट्स देख रहा है, उसने तो सिर्फ ये सुना है कि इसकी जर्नी फलां फलां थी। उसकी एक्सपर्टीज क्या थी, और उसकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करके आप सोसाइटी में कैसे बेहतर कैंपेन कर सकते हैं। दुआ, पिछले एक साल में 50 कत्ल हुए हैं, जो रिपोर्ट होते हैं ये ऑनर किलिंग के ऊपर। और आपके लिस्ट में जो आज आपने अपनी फेसबुक में लगाई है तो 38 खवातीन हैं। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें होती कि अगर वो ऑन द ग्राउंड होती तो ये कत्ल ना होते? देखिए, इसको केस टू केस वेरी भी करता है, लेकिन इसको जनरलाइज करना आई थिंक ज्यादती होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको ये पता चल रहा होता है कि नाउ द सिचुएशन इज टर्निंग इनटू द रेड जोन। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि डिपेंड करता है, बहुत सारी खवातीन ऐसे करती हैं कि जब उनको रेजिस्टेंस का सामना होता है और उनको ये लगता है कि उनको कोई डी कोड नहीं कर पा रहा या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, मे बी उनका कोई एम्बिशन हो सकता है। एक तो मुझे बहुत एतराज है कि जब हम कहते हैं ना टिकटॉकर लड़की का कत्ल, तो हम जस्टिफाई कर देते हैं कि देखें, शी वॉज बोर्न टू बी मर्डर्ड। उसकी रीजन है कि वो टिकटॉकर थी। तो मैं टिकटॉक इस्तेमाल करती हूँ, मैं भी कोई कंटेंट लगाती हूँ, इसका मतलब मैं भी टिकटॉकर हूँ। आप भी यूज करते होंगे, मेरा भाई भी इस्तेमाल करता है, बहन भी इस्तेमाल करती है, हम सारे टिकटॉकर्स हुए ना फिर। तो एक तो ये लेबल नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं खवातीन से ये बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर हमेशा अपील करती हूँ कि आप जब भी कोई ख्वाब देखें, आप जब भी उसको एग्जीक्यूट करने लगें, तो अपने रिश्तों को लाजमी ऑन बोर्ड ले लें। बगावत का रास्ता इख्तियार ना करें, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन आपके खिलाफ इंतकाम का सोच रहा है ना। कंदील बलोच वाले केस में और उसके बाद बहुत सारे हम जो लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है, फॉर एग्जांपल some girl wants to be a singer, some wants to be in modeling or fashion or something, some wants to be in media, लेकिन उनका बैकग्राउंड इसकी इजाजत नहीं दे रहा होता। तो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आपने कन्विंस करना होता है अपने घर वालों को अपने मोरल्स में। आई रिमेम्बर जब मैंने मोटरसाइकिल का सोचा था कि मुझे लेनी है, बिकॉज मुझे कम्यूट का इश्यू होता है। सो मैंने पहली स्कूटी खरीदी थी और मतलब आई हैड बीन राइडिंग 1 to 5 माई सेल्फ बहुत अरसा। और मैं उसको एज फैंसी नहीं बल्कि रोजाना ऑफिस जाने और आने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो मेरी अम्मा को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता था कि मेरा भाई बहुत नाराज रहा मुझसे काफी अरसा, छोटा है मुझसे। तो वो कहता था कि मुझे इशू नहीं है, मुझे मसला ये है कि जब ये बाइक पर आएंगी तो जो मोहल्ले में खड़े हुए लड़के हैं कॉर्नर पर, वो इनके बारे में बातें करेंगे और ये गॉसिप का टॉपिक हो जाएंगी, तो वो उससे ट्रिगर हो। तो ये बात बड़ी ठीक भी थी, लेकिन फिर मैंने उनको कन्विंस किया और फिर स्कूटी ली, फिर 70 ली, फिर 1 to 5 भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ स्मूथ रहा। तो खवातीन से मेरी बड़ी गुजारिश है कि प्लीज अपने लिए जो भी ख्वाब देखें उसकी एग्जीक्यूशन का एक प्रोसेस लाजमी बनाएं। प्लस ट्रस्ट सर्कल डेवलप करना बहुत जरूरी है। सम टाइम हो ये रहा होता है, हमने बहुत सारी कत्ल की वारदातों में ऐसा देखा है कि आपके बहुत करीबी लोग उसमें मुलविस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने वीक पॉइंट्स खुद उनको वल्नरेबल होकर बता चुके होते हैं। आप अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आप ये बता रहे होते हैं किस वक्त आप कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं। वो बहुत वाइजली और विजडम के साथ आपको देखना चाहिए। तीसरा, रेड फ्लैग्स को देखना और उनको परखना, उनको मॉनिटर करना और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना कि क्या ये जो हो रहा है ये वाकई मजाक है या ये अब सीरियस नोयत का आ रहा है। आई रिमेम्बर एक खातून थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम सफारी गए, जू। हम्म। तो वहां पर लाइन फीडिंग का टाइम आया। तो लाइन फीडिंग वक्त उन्होंने कहा कि जैसे वो शेर बाहर आ रहा है, तो चूंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती थी तो मैंने फौरन ना बिल्कुल बेसाख्ता होकर उनको पीछे की तरफ धकेला ना कि नहीं आपको लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन एक्चुअल फील हुआ कि उनके हस्बैंड ने उनको थोड़ी देर बाद ही, जब उन वो खिला रही थी लाइन को एक खिड़की से खाना, तो उन्होंने उसको मजाक में उस लाइन की तरफ धकेला। तो मैंने उनको बहुत बार कहा कि उफ। आपको इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि दिस इज द रेड लाइट, दिस इज द वार्निंग, दिस इज द ट्रिगर वार्निंग। क्योंकि ये उन्होंने भी आपको प्लान तरीके से नहीं किया, ये उनका नेचुरल रिस्पॉन्स था और ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स था। फिर एक खातून ने मुझे बताया कि मुझे ना डायरेक्ट
पानी से बहुत डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे बारिश में या शावर अगर कहीं चल रहा हो या किसी आबशार के पीछे तो धकेल के बहुत खिलखिला के हंसते हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ये बहुत ट्रिगर वार्निंग है, क्योंकि को ये पता है कि आपको इस बात से डर लगता है। हो सकता है कि एक दफा उन्होंने मजाक में किया हो, वो आपको संभाल भी सकते हो। अगर वो रेगुलरली और रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे कर रहे हैं तो आपको फिर इसका एक कोप अप मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि यू हैव फेल्ट दैट। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, चाहे आप कोई बाप फर्क भाई नहीं का पड़ता। रिलेशन हो या और का रिलेशन हो, दे डोंट कम्युनिकेट, दे डोंट डू इट। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे, फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए, आपको इस समझना चाहिए, आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि आपको इस वाले मामले में क्या आप किया जा सकता है। कम्युनिटी सेंटर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट सर्कल्स होते हैं, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप खवातीन से डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें आपको खुद को कैसे बचाना है इन सिचुएशन से। तो अच्छा, आई थिंक एक ये कुछ फेसबुक पे, इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। हाँ, एक फेसबुक पे मैंने अभी देखा है कि मुझे किसी ने बताया कि सोल सिस्टर्स एक बड़ा, बहुत उसकी वाइड, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ मेंबर्स। एनी हाउ, दुआ, कीप सेफ। आप बहुत मुश्किल केसेस करती हैं, आपके बारे में तो इतनी बात ही नहीं हुई, और आप आगे आगे होती हैं, और यू आर वन ऑफ द ब्रेवेस्ट of our crime reporters, and that also a woman. So keep safe and keep doing the good work, and keep creating a community to embed this, कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ना सिर्फ ये कि केस हो जाए तो उसको उजागर करना है, बल्कि छोटी छोटी जो आपने अभी रेड फ्लैग्स बताए, इनके बारे में भी पुश बैक करना है। और नेगेटिवली नहीं, वो जो एक फ्लैग होता है ना बिल्कुल। फेमिनिज्म का, उस तरह से नहीं करना, लेकिन कहना है कि ह्यूमनली दिस इज नॉट द राइट थिंग। Thank you so much, Dua, for joining me थैंक यू। at the podcast, and best wishes, and stay safe. Pakistan Hamesha Zindabad. For more updates, subscribe now and press bell icon.